हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। फ्रेंड्स, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को कवर कर रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट। और पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम बात कर रहे थे सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमने गार्नर वर्सेस मूरे के नियम को समझा था कि सर ये गार्नर वर्सेस मूरे क्या बोलता है कि अगर एक पार्टनर्स अगर आपका कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके पार्ट का जो भी लॉस होता है वो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो अपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये बात करता है सर गार्नर वर्सेस मूरे। वो हमने कवर कर लिया था। इसके बाद से सर प्रीवियस में हम देख रहे थे कि अगर आपकी फर्म डिसोल्यूट हो जाती है यानी आपकी फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो सर उस समय हम देख रहे थे कि तुरंत ही हम एसेट सेल्स कर देते हैं और तुरंत ही हमारे लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं। इसके बाद जो अमाउंट बचता है वो हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि रियलाइजेशन का लॉस या प्रॉफिट जो भी आता है वो हम कर देते हैं और जो भी पेमेंट है वो हम कर देते हैं। सर ये कुछ अचानक सा नहीं होता। दैट मीन्स कि अगर आपकी कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूट होती है तो उसकी जो एसेट्स होती है सर वो तुरंत ही आपकी सेल्स नहीं हो जाती, उसको बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। और लॉन्ग टाइम लगता है सर उसने टाइम तक उनके जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज होती है उसका भी पेमेंट सर हमको टाइम टू टाइम में करना होता है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाला है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स क्या है इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और सर आपको अगर आपने पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी अदर टीचर से कभी पढ़ा हो, किसी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा हो तो नो डाउट्स कि सर आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, थोड़ा सा कठिन लगता होगा कि सर ये पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन आज हम इस लेक्चर के अंदर इस पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल इजी तरीके से कवर करेंगे। यानी कि सर एक सिंपल सा मेथड है, उस सिंपल सा मेथड को हम मजाक मस्ती के मूड में हम इसको कवर कर लेंगे। सर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया और आपका कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। चलिए, इसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो हम कवर कर लेते हैं। रिटर्न ऑफ प्रीमियम टू ए पार्टनर और डिसोल्यूशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। मतलब क्या है सर, ये पॉइंट्स ये मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर्स आपका किसी बिजनेस में इंटर होता है, एडमिट होता है एक पार्टनर किसी बिजनेस में और वो एक फिक्स पीरियड के लिए एडमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये होता है सर 5 ईयर्स के लिए एडमिट होता है। 5 ईयर्स के लिए एडमिट हुआ और 5 ईयर्स के एडमिट के लिए वो कुछ सर अपनी गुडविल लेके आता है और ये बोलता है कि सर मैं 5 साल के लिए इस बिजनेस में रहूंगा, इसके लिए इतनी गुडविल मैं लेके आया हूं। लेकिन सर फर्म इसके पहले ही डिसोल्यूट हो जाती है, फर्म इसके पहले ही सर फिनिश हो जाती है, मतलब टूट जाती है। और सर उस पार्टनर्स का जो भी जो पार्टनर्स आया है अपना प्रीमियम लेके जो पार्टनर्स आया है सर उसका तो लॉस हो जाता है। तो सर ऐसी कंडीशन में अगर कोई पार्टनर्स आपका प्रीमियम लेके आता है तो डिसोल्यूशन के समय जो एक्सपायरी डेट होने से पहले ही फर्म डिसोल्यूट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है सर, अ पार्टनर वाज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ फिक्स टाइम पीरियड। वो सर एक फिक्स टाइम पीरियड के हिसाब से आता है। सच पार्टनर हैड ए प्रीमियम फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल लेके आता है और द पार्टनरशिप फर्म हैज डिसॉल्व। सर ये पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। एक्सेप्शन क्या है सर, इस केसेस में जो पार्टनर एडमिट होके आया है उसको सर उसका कोई भी पार्ट नहीं मिलेगा। किस केसेस में, द फर्म इज डिसॉल्व ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर। सर अगर किसी पार्टनर की डेथ की वजह से अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो फिर उसका जो भी प्रीमियम ऑफ गुडविल से उसका कोई भी पार्ट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। द डिसोल्यूशन इज ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर क्लेमिंग रिफंड। सर जो पार्टनर्स बिजनेस में नया आया है, जो प्रीमियम गुडविल लेके आया हुआ है, अगर वो गलत क्लेम कर रहा है कि मैं आपसे इतने पैसे मांग रहा हूं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और इसकी वजह से अगर फर्म डिसोल्यूशन हो जाती है तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। एंड डिसोल्यूशन इन द परस्यूरेंस एंड एग्रीमेंट कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर रिटर्न्स फॉर प्रीमियम और एनी पार्ट ऑफ। अगर कोई भी ऐसा प्रीमियम वहां पर प्रोविजन ही नहीं रखा हुआ है तो भी सर उसको कोई भी नहीं मिलेगा। एक छोटा सा सम है उसको हम देख लेते हैं। एक्स वॉज एडमिटेड इंटू पार्टनरशिप फॉर्म फॉर 5 ईयर्स। सर एक्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होता है 5 साल के लिए, ठीक है, और 1,20,000 वो प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आता है। आफ्टर 39 मंथ द पार्टनरशिप वॉज डिसॉल्व ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ मिस्टर जे। एक्स आया है और सर जेड की वजह से पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो सर एक्स का उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो एक्स को तो उसका जो पार्ट है वो मिलना चाहिए।
अनदर पार्टनर ऑफ द फर्म वाई बीइंग थर्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यहां पर सर ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा, ये ऐसे होगा एक्स वाई जेड, थोड़ा सा मिसकंडक्टिंग से, जस्ट सेकेंड। सर यहां पर थर्ड पार्टनर है एक्स वाई जेड, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। ओके, अब सर ये जो भी प्रीमियम लेके आया था ये 120 कितने टाइम के लिए लाया था सर? 5 साल के लिए। तो 5 साल से मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 60 मंथ होता है। ठीक है, अब 60 मंथ में से सर 39 मंथ क्या हो गया सर? एक्सपायर हो गया। 20 मंथ का उसका जो भी गुडविल बचा हुआ है ये बचा हुआ है, तो ये हम पार्ट करेंगे सर 120 लाख इंटू 21 डिवाइडेड बाई 60, 42,000 रुपीज का गुडविल बच गया उसके नाम का। वो कौन देगा सर? वाई और जेड देंगे। वाई और जेड का कैपिटल रेशो है सर 3:2 का, तो ये 3:2 में ये जो गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इजी है सर, बिल्कुल लोड लेने की बिल्कुल जरूरत यहाँ पर नहीं है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ हम डिस्कशन करने वाला है। पार्टनरशिप फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है सर पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे ये पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहले तो हम उसको कवर करते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करें सर, किसकी बात करते हैं? अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर फॉर एग्जांपल आपका 2 या 3 पार्टनर्स है, ठीक है, 2 या 3 पार्टनर्स हैं, और 2 या 3 पार्टनर्स जब आपकी फर्म इसकी डिजोल्यूशन हो जाता है, उस फर्म का क्या हो जाता है सर? डिजोल्यूशन हो जाता है। तो फर्म का डिजोल्यूशन हो जाता है तो सर फर्म की जो भी एसेट्स होती है और जो भी उसकी लाइबिलिटीज होती है, फर्म की जो भी एसेट्स और जो भी लाइबिलिटीज होती है वो हमको क्या करनी पड़ती है सर? पे। यानी कि जो एसेट्स होती है उसको हम क्या करते हैं सर? सेल करते हैं, और सेल से हमें क्या आता है सर? पैसा आता है, यानी कि कैश आता है, और उस कैश को हम किसको पेमेंट करते हैं? जो भी हमारी सर लाइबिलिटीज होती है उसका हम पेमेंट करते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि सर फर्म फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2023 को डिसॉल्यूट हुई, लेकिन क्या सर 34/2023 को क्या 1 महीने के अंदर सभी की सभी एसेट सेल्स हो जाएगी? नॉट पॉसिबल सर, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है। किसी फर्म के जो भी एसेट्स होती है उसको सेल करने में सर 10 साल भी लग जाते हैं, 15 साल भी लग जाते हैं, 20 साल भी लग जाते हैं, और किसी फर्म को, जैसे कोई एक फॉरेन की कोई कंपनी थी, उसको 100 साल लग गए सर, अभी तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो सर ऐसी कंडीशन में कि अगर आपके फर्म का डिजोल्यूशन होता है और उस फर्म का डिजोल्यूशन के समय जो एसेट्स होती है उसका रियलाइजेशन में टाइम लगता है, तो सर ऐसी कंडीशन में हमारी जो लाइबिलिटीज होती है और जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो पेमेंट हमको करना होता है वो कैसे करें? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारी एक एसेट्स रियलाइज हुई सर, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस की। अब सर हमारे 2 लाख रुपीस अप्रैल में आए, फॉर एग्जांपल अप्रैल में सर हमारे 2 लाख रुपीस आए। अब से ये 2 लाख रुपीस हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? पार्टनर्स को देंगे या फिर हमारी जो लाइबिलिटीज होगी उनको देंगे? किस रेशो में और किस मेथड के हिसाब से हम प्रोवाइड करेंगे, ये बताता है सर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सर आपके पास में जैसे जैसे पेमेंट आता जाएगा वैसे वैसे आप अपने जो भी लाइबिलिटीज है, जो आपके क्रेडिटर्स है, जो आपके सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन जो भी है, आप उनका पेमेंट करेंगे। ये क्या बताता है सर? पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल्स है। क्या है सर? पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल्स है। रूल्स ये है कि सर आपको इस फॉर्मेट में पेमेंट करना पड़ेगा। किस फॉर्मेट पे पेमेंट करना पड़ेगा वो हम यहां पे देखते हैं। चलिए, सबसे पहला, इन ऑर्डर ऑफ द पेमेंट विल बी एज फॉलो। सर अगर आप पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने को बोला है तो आपको ये वाला ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। चलो, पहला क्या है सर? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सर जब भी आपकी फर्म का डिजोल्यूशन होता है, जब भी आपकी फर्म का डिजोल्यूशन होता है और आपकी फर्म का डिजोल्यूशन के समय से जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉयर ने सर आपके फर्म का डिजोल्यूशन करवाया, सर उसका तो पेमेंट आपको तुरंत देना पड़ेगा। पहले पेमेंट आपको उसका देना पड़ेगा, तब जाके आपकी फर्म के जो एसेट्स है वो रियलाइज होंगे, ऐसे तो रियलाइज होने वाले नहीं है। तो सर पहली कंडीशन क्या आई? पहली कंडीशन है कि जब भी
आपकी फॉर्म डिसोल्यूट होती है और पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अगर आपको कोई भी सम करना है तो पहला पेमेंट आप करेंगे सर रियलाइजेशन के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसका पेमेंट आप करेंगे। क्लियर हो गया आपको? तो पहला आपको यह ध्यान रखना है सर, फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा आपका, जैसे ही आपके पास में पैसा आया या फिर आपके बुक्स में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में थोड़ा बहुत भी पैसा पड़ा हुआ है, तो पहला पेमेंट आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए करेंगे। चलो दूसरा, इसके बाद सर आपका किसका नंबर आता है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस आर टू बी मेड। सर अगर आपने आपकी बुक्स के अंदर कोई भी प्रोविजंस बना के रखे हुए, जैसे हमने बैड डेट्स के प्रोविजंस बना के रखे थे, या फिर पेमेंट के जो प्रोविजंस आप बना के रखते हो, जैसे सैलरी पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, इस टाइप के अगर कोई भी प्रोविजंस अगर आपने बना के रखे हुए हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय हम प्रोविजंस बनाते हैं, तो प्रोविजंस पेड। सेकंड क्या होता है सर, अगर आप कोई भी प्रोविजंस आपकी बुक्स के अंदर आपने बना के रखे हुए हैं, उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर में। ठीक है, पहला ऑर्डर रियलाइजेशन अकाउंट्स का पेमेंट करना है, रियलाइजेशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस आपके होंगे वो पेमेंट करना है। दूसरा, आपके जो भी आपने बुक्स में प्रोविजंस बना के रखे हुए उनको पेमेंट करना है। तीसरा ऑर्डर सर आपका यहां पे आता है, तीसरा ऑर्डर में बोलते हैं सर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर से इनकम टैक्स और एनी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट। अब देखो सर क्या बोला उन्होंने, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। सर आपने प्रिफरेंशियल शेयर के बारे में जरूर सुना होगा अगर आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा हो तो। प्रिफरेंशियल शेयर का मतलब क्या होता है कि सर अगर आपके बिजनेस में कंपनी अगर लॉस में चली जाती है और कंपनी अगर बंद होती है तो सबसे पहले जो प्रिफरेंस शेयर्स होते हैं उनको पहले पैसा दिया जाएगा और बाद में अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। ओके, इसी तरह से प्रिफरेंशियल का मतलब होता है कि सर अगर आपकी गवर्नमेंट का कुछ भी बकाया है, गवर्नमेंट का अगर कुछ भी ड्यू है, तो पहले आप रियलाइजेशन को कीजिए, आपके जो भी प्रोविजंस है उनको पेड कीजिए और फिर गवर्नमेंट का कुछ भी अमाउंट्स अगर आपका पेएबल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जीएसटी कोई पेएबल है, अगर सर आपका कोई इनकम टैक्स का अमाउंट पेएबल है, तो ये पेमेंट सर आपको करना पड़ेगा जीएसटी या इनकम टैक्स के रिलेटेड। कोई भी आपकी गवर्नमेंट का पेमेंट अगर आपकी बुक्स के अंदर पेएबल में आ रहा है तो पहले आपको उनको पेमेंट करना है। गवर्नमेंट बोलती है सर आपके क्रेडिटर से हमको कोई लेना देना नहीं, आप तो पहले रियलाइजेशन को पेमेंट करो, सर आपके जो भी प्रोविजंस बना के रखे हैं आपने उसका पेमेंट करो और बाद में सर हमारा पेमेंट हमको लौटा दो। तीसरा पॉइंट। चौथा ऑर्डर आता है सर इसमें सिक्योर क्रेडिटर्स up to the amount of realized from the disposal of assets which are the secure and for the balance if any to be paid unsecured creditors। अब ध्यान से समझना सर, अब क्या बोला सर, फोर्थ आपका जो ऑर्डर है वो है सर सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब सर यहां पर ये होता है, हम इसको लोन बोलते हैं, ध्यान से समझना, इसको क्या बोलते हैं सर, लोन। इसको थोड़ा सा और इजी वे में करने की कोशिश करते हैं सर, थोड़ा सा और इजी वे में करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया सर, आपने क्या लिया सर, कोई लोन लिया। अब लोन लेने के लिए क्या होता है सर, बैंक हमको ऐसे तो लोन देती नहीं है, इसलिए हमने क्या किया सर, कोई एसेट्स जो थी वो हमने सिक्योरिटी के रूप में प्रोवाइड कर दी। किसके रूप में प्रोवाइड कर दी, सिक्योरिटी के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी 10 लाख रुपीस की कोई एसेट्स थी और उस एसेट्स के अगेंस्ट में हमने सर 8 लाख रुपीस का लोन ले लिया और ये हमारी बुक्स के अंदर है, अभी सिक्योर्ड लोन में सर ये अमाउंट पड़ा हुआ है 8 लाख का, लेकिन उसके सामने सर ये वाली जो एसेट्स है ना उसकी रजिस्ट्री या उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट बैंक में जमा है। क्लियर हो रहा है? तो सर अगर आपकी फॉर्म डिसॉल्यूट होती है तो ये वाली जो एसेट्स होती है उसको सेल करेंगे। क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। अब सेल करने पर जो भी पैसा आएगा पहले हम ये जो सिक्योर्ड लोन उसके अगेंस्ट में, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लिया हुआ है, पूरा अमाउंट उनको पे कर देंगे। क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक पूरा अमाउंट हम उनको पे कर देंगे और अगर कुछ बचा तो बाकी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं आपके, जिनके और जो अदर पर्सन्स हैं, उनको हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, आपने सर 8 लाख का लोन लिया हुआ, ये 10 लाख की एसेट्स है, इसको अगर हमने सेल्स किया मार्केट में सर 12 लाख रुपीज आए। कितने रुपीज आए? 12। तो उसमें से सर 8 लाख रुपए तो आप पहले ही इस लोन को आप, ये जो क्रेडिटर्स है उसको आप क्लोज कर दीजिए पेमेंट देके। अब बचे सर 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख आप अदर्स क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, जो भी आपके अदर लाइबिलिटीज होगी उसका पेमेंट आप करेंगे। क्लियर हो गया आपको? पहला
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी आपकी रियलाइजेशन होता है। दूसरा सर आपने कोई भी प्रोविजंस बना के रखा हुआ है उसका पेमेंट करना है। तीसरा प्रेफरेंस जो भी लाइबिलिटीज होती है जैसे जीएसटी या इनकम टैक्स गवर्नमेंट की। और चौथा आता है सर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि जिसके अगेंस्ट में हमने कोई लोन लिया हुआ तो उसको पेमेंट करना। नंबर 5, इसके बाद सर किसका नंबर आता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सर इसके बाद में अगर आपकी कोई भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, अदर क्रेडिटर्स अगर आपके कोई भी है तो उनको पेमेंट करना है, आपको इनको पेमेंट करना है। सर इनका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद में अगर जो आपकी पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स का लोन अगर आपकी बुक्स के अंदर है तो उनको पेमेंट करना है। और अगर पार्टनर्स एक से ज्यादा है तो सर रेशो के हिसाब से पेमेंट होगा। अगर एक से ज्यादा लोन है तो रेशो के हिसाब से होगा, और एक से ज्यादा अगर क्रेडिटर्स हैं तो वो भी उसके रेशो के हिसाब से पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर एक क्रेडिटर्स को पूरा फिनिश कर दिया फिर दूसरे क्रेडिटर्स का अमाउंट बचेगा तो नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो फिर उसको देंगे, ऐसा नहीं होता। एंड लास्ट में आता है सर 7, अगर बचता है, अगर अमाउंट बचता है तो सर हम किसको पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स को। किसको पेमेंट करेंगे सर, अगर हमारा कोई भी अमाउंट बच जाएगा तो किसको पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स को। अब सर ये पार्टनर्स को पेमेंट हम करेंगे, यहां पर सर अब आपके मेथड्स आते हैं। पार्टनर्स को पेमेंट करने के मेथड्स आते हैं, यहां पर 2 मेथड्स आपको दे रखे हैं सर, सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। क्या लिखा हुआ है सर यहां पर आपको, सरप्लस कैपिटल मेथड एंड मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड्स के हिसाब से हम पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपको ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ध्यान रखना है। मैं आपको प्रॉपर पहले रिवाइज करा देता हूं, सर बिल्कुल इजी है। सबसे पहले जब भी आपके पास में कोई भी पैसा आए या आपकी बुक्स में पड़ा हो या कहीं पर भी हो, आपको सबसे पहले जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट आपको करना है। सेकंड, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के बाद में सर आपकी जो भी प्रोविजंस है उन प्रोविजंस का आपको पेमेंट करना है। इसके बाद में प्रिफरेंस क्रेडिटर यानी कि सर जीएसटी, इनकम टैक्स यानी कि गवर्नमेंट के रिलेटेड अगर आपको कोई पेमेंट है तो वो करना है। 4th नंबर में सर आपका आएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसके अगेंस्ट में आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की है तो उनका पेमेंट कर देना और उनका पूरा पेमेंट करना है। जो बचेगा वो अदर क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। और नंबर 5 में सर आपके आते हैं अदर क्रेडिटर्स, नंबर 6 में आते हैं सर पार्टनर्स लोन, और लास्ट में बनता है सर पार्टनर्स। और पार्टनर्स भी कौन से मेथड में, सरप्लस या मैक्सिमम लॉस मेथड में। तो ये सर पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर है। क्या है, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर है, आपको इस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। अब सर क्वेश्चन सर यहां पर अटक जाता है। यहां तक तो सर हम सब कुछ कवर कर लेते हैं, इजी है, क्योंकि सर जो भी पार्टनर्स आएगा उन जो भी पैसा आएगा पहले रियलाइजेशन को देंगे, फिर आपके प्रोविजंस को देंगे, गवर्नमेंट को हम दे देंगे, सिक्योर्ड को देंगे, अनसिक्योर्ड को देंगे, और लोन अगर हो पार्टनर्स का तो वो दे देंगे। लेकिन बात सर यहां पर आती है ये सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके अनुसार पूछेंगे कि सर आपको सरप्लस कैपिटल मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लॉस मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए सर इनको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं सरप्लस कैपिटल मेथड। किसको समझते हैं सर, सरप्लस कैपिटल मेथड। तो यहां पर सर हम बात करेंगे अब सरप्लस कैपिटल मेथड। ओके, अब सर ध्यान से समझना ये सरप्लस कैपिटल मेथड क्या है। सर ये सरप्लस कैपिटल मेथड क्यों यूज किया जाता है, सर लास्ट में जो पार्टनर्स को जो अमाउंट हमको देना होता है ना, वो किस फॉर्मेट में देंगे, वो किस फॉर्मेट में देंगे, उसके लिए आपको सरप्लस कैपिटल मेथड यूज किया जाता है। चलिए ध्यान से समझते हैं सर। ये सबसे पहले दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। अब सर पहली कंडीशन तो आपकी यहां पे आ गई कि सर ये जो मेथड है, ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके सभी पार्टनर सॉल्वेंट होंगे। अगर एक भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो हमको वहां पर गार्डनर वर्सेस मूरे नियम एप्लीकेबल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। लेकिन सर यहां पर अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो आपको क्या करना है सर, ये वाला जो मेथड सरप्लस मेथड है वही यूज करना है।
अब सर उसके यहां पर कुछ आपको इस तरह की कंडीशंस दे रखी है, वो कंडीशंस आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, अगर हम एग्जांपल के साथ में हम समझेंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल के साथ में समझते हैं सर। सबसे पहला यहां पर आपको एग्जांपल्स लिखा हुआ है, कंपटीशन ऑफ सरप्लस कैपिटल। आपको क्या करना है सर, सरप्लस कैपिटल मेंटेन करना है। चलो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स आपका एक्स का है सर 3500, वाई का है 33,000 और जेड का है 18,000। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं सर पार्टिकुलर, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार सर आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर एक्स, रुपीज एक्स, वाई और जेड, ये तीन पार्टनर्स है हमारे। चलो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है सर कैपिटल बैलेंस, ध्यान से समझना सर इनका कैपिटल बैलेंस क्या है। तो इनका कैपिटल बैलेंस है आपको यहां पर दे रहा है 35, 33, 18, 35,000, 33,000 एंड 18,000। क्लियर हो गया सर, ये उनका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद यहां पर सर आपको दे रखा है रिजर्व 10,000 के रिजर्व। सर जो रिजर्व है ये सर पार्टनर्स का ही होता है पैसा, लेकिन वो रिजर्व में डाल के रखते हैं। तो जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो ये रिजर्व का अमाउंट भी हम क्या करते हैं सर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उनका रेशो क्या है सर 5:3:2। इस रेशो में 10,000 को हम क्या करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर सर हम बात करेंगे सर रिजर्व की। ओके, किस रेशो में 5:3:2। 10,000 रुपीज का सर रेशो है, यहां पे कितना अमाउंट है, यहां पर आपका 10,000 है। तो 10,000 में सर 5,000 इसको मिलेंगे, 3,000 इसको मिलेंगे और 2,000 इसको मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल आपका कैपिटल फंड कितना हो गया, एडजस्टेड कैपिटल, जिसको हम क्या बोलेंगे सर, एडजस्टेड कैपिटल। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 35,000 प्लस 5 इज इक्वल टू 40,000, 33,000 प्लस 3 इज इक्वल टू 36,000 एंड 18,000 प्लस 2 इज इक्वल टू 20,000। क्लियर हो गया, ये फिगर आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद में सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, आपको क्या करना है सर, इसका इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर उनका 5:3:2। कितना रेशियो है सर, 5:3:2। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो यहां पर सर हमने लिख लिया सर 5:3:2 कैपिटल पर यूनिट। अब सर अगर हम बात करते हैं कैपिटल पर यूनिट, कैपिटल पर यूनिट का मतलब होता है कि सर एक पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पूरा कैपिटल है, पूरा अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है 50,000 और उसमें सब मिला के सर जो टोटल हो रहा है आपका 10, तो सर एक पे कितना आएगा 5,000, उसको बोलते हैं पर यूनिट। तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, एवरी पार्टनर का पर यूनिट निकालेंगे। पर यूनिट कैसे निकालेंगे सर, 40,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना होता है सर 8,000। कितना होता है 8,000। 36,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू होता है सर 12,000। ओके, और 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू होता है सर 10,000। क्लियर हो गया आपको, कैपिटल पर यूनिट। कैपिटल पर यूनिट का मतलब आपका जो भी कैपिटल है उसमें आपके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जिस पार्टनर का एक्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5 है तो उसके कैपिटल में से 5 को डिवाइड करेंगे, 36 है उसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 20 है उसमें से 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर हो गया। ओके सर, अब क्या करना है आपको, सबसे जो मिनिमम है उसको बेस मानना है। क्या करना है, इसे कैपिटल पर यूनिट हो गया, यहां पे कैपिटल पर यूनिट आपका आ गया सर। इसके बाद बेस कैपिटल, क्या करना है सर आपको, बेस कैपिटल किसको मानना है, सबसे मिनिमम।
तो मिनिमम इसमें से कितना है सर? 8, 12, 10। तो यहां पर सर 8 आपका सबसे मिनिमम है। क्या है? 8 आपका सबसे मिनिमम है। तो यहां पर सर हम नंबर लिख लेते हैं आपका, यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा सर। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 नंबर है सर। हमने क्या माना? बेस माना सबसे मिनिमम कैपिटल। तो इसमें से सबसे मिनिमम कैपिटल कौन सा है सर? 8000 सबसे मिनिमम है। अब इस 8000 मिनिमम कैपिटल में जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उससे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है सर? इससे आपको क्या करना है सर? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यूनिट शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पर सर यूनिट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? यूनिट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है सर? 7 नंबर में हम बात करें तो सर 5:3:2, 5:3:2 उनका ये यूनिट है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपका क्या आ जाएगा? इसको हम बोलते हैं सर प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है, मल्टीप्लाई करो सर। 40,000, 36,000, 20,000। क्लियर हो गया? कितना करना है सर? सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, हमारी गड़बड़ होगी। हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है सर। किससे मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि मिनिमम हमने क्या माना है सर? यहां पे 8 माना है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 मल्टीप्लाई थ्रू इज इक्वल टू 24,000 और 8 मल्टीप्लाई टू इज इक्वल टू 16,000। क्लियर हो गया? हमने क्या किया सर? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सर हमारा जो भी ओपनिंग कैपिटल्स था वो ओपनिंग कैपिटल्स हमने लिया सर 35,000, 33,000, 18,000। उसमें हमारा जो भी प्रोविजंस था वो प्रोविजंस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को सर। उनका प्रोविजन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 में हमने क्या किया सर? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 5,000 एक्स का आया, 3,000 वाई का आया और 2,000 जेड का आया। दोनों को हमने ऐड करके हमारा आया सर एडजस्टेड कैपिटल यानी कि टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल और आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमने यहां पर टाइप कर दिया सर 5:3:2। अब जो भी आपका एडजस्टेड कैपिटल है उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग हमने जो रेशो माइनस किया तो पर यूनिट के हिसाब से आपका प्रॉफिट आ गया। एक यूनिट का प्रॉफिट कितना है सर? 8,000, 12,000। इन तीनों में सबसे मिनिमम है उसको हमने बेस माना। उसको क्या किया सर? हमने बेस माना। और बेस मान के जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 × 5 इज इक्वल टू 40, 8 × 3 इज इक्वल टू 25 और 8 × 2 इज इक्वल टू 16,000। अब क्या करेंगे सर? हम अब करेंगे सरप्लस कैपिटल। अब यहां पर आप निकालेंगे सर सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल कैसे निकालेंगे? 3 माइनस 8, ये 8 है सर। 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 या 8 माइनस 3, C माइनस H। ठीक है, इसमें से निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा सर? 40 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर कितना है सर आपका? 36,000 में से 24, तो यहां पर कितना बचेगा सर? 12,000। और इसका कितना है सर? 20,000, ये बचेगा 4,000। 12,000, 4,000 सर इसको बाद में मिलेगा। पहले अगर पैसा आएगा तो 12,000 इनको मिलेगा, 4,000 इनको मिलेगा। ठीक है, लेकिन सर अभी भी जब तक आपके एक पार्टनर्स को छोड़ के सबका बैलेंस अगर 0 नहीं हो जाता तब तक आपको ये सीक्वेंस चलानी है। तो यहां पर सर आपके 2 पार्टनर्स हैं इसलिए एक पार्टनर्स का 0 नहीं हुआ है, तो सर आपको ये सेम टू सेम सीक्वेंस अब फिर से चलानी है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है सर? अब 3:2, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। डिवाइडेड करो सर, पर यूनिट निकालो। पर यूनिट कितना सर? 4,000, 2,000, 2,000 को सर बेस मानो और उसका जो भी रेशो है 2,000 to 3 इज इक्वल टू 6,000 और 2,000 to 2 इज इक्वल टू 4,000। माइनस कर दो सर, 12,000 में से 6 किए तो 6,000 और 4,000 में से 4 किए तो 0 रुपए। अब सर ध्यान से समझना, ये सर हमारा सरप्लस कैपिटल मेथड है। कौन सा मेथड है? सरप्लस कैपिटल मेथड। अब अगर आपके पास में
जितना भी पैसा लास्ट में बचा हुआ आ रहा है, पहले हमने सबको दे दिया, किस किस को दे दिया एक बार फिर से रिवाइज कर लेते ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे, हम उनको पेमेंट करेंगे। जो भी सर हमारे प्रोविजंस थे उनको पेमेंट कर देंगे। सर जो भी हमारी प्रिफरेंशियल पेमेंट थे यानी गवर्नमेंट के पेमेंट थे वो हम कर देंगे। सर हमारे जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनको पेमेंट करेंगे। इसके बाद सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनको पेमेंट करेंगे, और जो भी पार्टनर्स के लोन है उनको पेमेंट करेंगे। अब जो बचेगा वो पार्टनर्स को करेंगे और पार्टनर्स को इसके हिसाब से करेंगे। कैसे, ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर आपके पास में पैसा आएगा तो पहले दिया जाएगा सर वाई को दिया जाएगा सर 6,000 रुपीज। पहले पैसा आएगा तो वाई को दिया जाएगा 6,000 रुपीज। इसके बाद सर पैसा आएगा, जितना भी पैसा आएगा उसमें फिर वाई और जेड को दिया जाएगा उसके इस रेशो में। किस रेशो में सर? इस रेशो में 12,004 में। अगर हम इसको बात करें तो सर ये आ जाता है 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ रही है बात? किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 15,000 आया, 20,000 फॉर एग्जाम्पल आया, तो 20,000 में से ये कितना हो रहा है? 12,000 और 4 16,000 देने। तो पहले आप उनको ये दे दो सर, 12,000 इनको दे दो और 4,000 इनको दे दो, 16,000। अब बचे कितने हैं सर? 4,000। अब 4,000 सर आप इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3:2 के हिसाब से। क्लियर हो रहा है आपको? आई होप कि सर यहां तक आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला जो कैपिटल में ट्रांसफर करने वाला जो मेथड्स है वो मेथड्स आपका इजी तरीके से कवर हो गया होगा। यही बोला सर उन्होंने सब में उन्होंने यही बोला सर 6,000। द अबोव टेबल इंडिकेट्स वाई विल गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस सेटलमेंट बाय 6,000। ठीक है, देयर आफ्टर वाई एंड जेड विल बी सेटल इन द रेशो ऑफ 3:2। Any balance left will be taken upon the XYZ in the ratio of 5:3:2। ये सर पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो भी अमाउंट्स आपका आता रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के रेशो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहां पर सर आपको एक सम भी दे रखा है, सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केस A, B, C एंड वेयर पार्टनर्स। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सर आपको ये इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर इसको किस तरह से हम पेमेंट करते हैं। ओके, चलिए, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सर देखो कितना बड़ा सम है लेकिन इजी है, सम इजी है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। तो एक बार सर आप ये कंसेप्ट आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, एक बार फिर से आप ये वीडियो रिकैप कर लीजिए पूरा, और स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कीजिए। सेल्फ नोट बनाइए, सेल्फ नोट बनाने के बाद उसको फिर से रिवाइज कीजिए अगर एक बार में याद नहीं होता है। लेकिन ये ऑर्डर आपको याद रखना, ऑर्डर में आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला आपके पास में जब भी पैसा होगा सबसे पहले रियलाइजेशन के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा उसका पेमेंट करेंगे। नंबर 1 रियलाइजेशन। दूसरा, आपके कोई भी प्रोविजंस आपने बना के रखे हुए हैं उनका पेमेंट कर देंगे। तीसरा, आपकी जो गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई पेमेंट है वो आप कर देंगे। चौथा, सर आपके जो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं जिनके अगेंस्ट में आपने लोन लिया हुआ है उनका पेमेंट करेंगे। बचेगा तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे, अदर क्रेडिटर्स को। इसके बाद सर आपके बैंक लोन का पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स के जो लोन है उनको पेमेंट करेंगे, और लास्ट में जो बचेगा वो पार्टनर्स को देंगे, और पार्टनर्स को भी पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, सरप्लस कैपिटल मेथड्स के थ्रू इस तरह से हम यहाँ पर देंगे। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करते हैं। आई होप कि आपको ये वाला सम इजी तरीके से, ये जो प्रिस्मिल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको इजी तरीके से कवर हो गया। सर अगर आप यूट्यूब के ऊपर अब ढेरों सारे वीडियोस देखेंगे, अदर किसी भी टीचर्स के वीडियो देखेंगे, लेकिन इस तरह से किसी ने भी ऐसे तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ये आप मान के चलें। अगर किसी को भी अगर देखेंगे तो सर आपको बिल्कुल ईजी फास्ट वे से उन्होंने समझा दिया, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से समझाया ताकि सर आप इजी तरीके से उसको समझ सकें, और एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजी तरीके से कवर कर सकते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया? सर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अकाउंट्स ईजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? या फिर हमारा पढ़ाने के तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज सर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि जो भी सर आपको लग रहा है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो भी बताइएगा, और बहुत अच्छा लग रहा है तो भी बताइएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और CMA अकाउंट्स 90+ के मार्क्स के सपने देखते रहिए। थैंक यू सो मच।
अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां पे आप जुड़ जाइए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।